हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट करा था, जिसमें हमने देखा था कि नंबर सिस्टम होता क्या है और आपको नंबर सिस्टम क्यों पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के बारे में जाना था, जैसे कि रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। इस वीडियो में हम नंबर लाइन और रियल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। नंबर लाइन को ही रियल लाइन कहते हैं, क्यों कहते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि आप इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद रेशनल नंबर निकालना सीखेंगे, आप किन्हीं दो नंबर्स के बीच में आप रेशनल नंबर किस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर लाइन क्या होती है। कोई भी लाइन जिस पर आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको आप नंबर लाइन कहते हैं। और किसी नंबर लाइन पर आप सिर्फ रियल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि रियल नंबर्स आपके क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं आपके रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर्स। ठीक है, इनके अलावा कोई भी रियल नंबर नहीं होता आपके पास, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। ठीक है, तो इसी को आप नंबर लाइन कहते हैं और रियल लाइन कहते हैं। रियल लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि नंबर लाइन पर आप सिर्फ रियल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आप किस तरीके से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करोगे किसी भी नंबर लाइन पर। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया 2, 10, 7, -3, -4, 0। ठीक है, जीरो से शुरू करते हैं। अगर आपको जीरो को रिप्रेजेंट करना तो आपको एक लाइन खींचनी है, उसमें नंबर्स लिखने हैं 0, 1, 2, 3। पर ध्यान देना है कि जो वो नंबर्स लिखेंगे आप इक्वल गैप होना चाहिए। जैसे अगर 10 का गैप ले रहे हो तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे चलना है। अगर आप 1 का गैप ले रहे हो, जिसमें जैसे कि हमने इस वीडियो में इसमें लिया हुआ है, ये 1 का गैप है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से कितने भी नंबर्स आप इस नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको जीरो सामने दिख रहा है, बस यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए या फिर यहाँ पर एक डॉट लगा दीजिए, तो आपका जीरो रिप्रेजेंट हो गया। तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू रियल रेशनल नंबर्स के। ठीक है, तो जीरो हमने रिप्रेजेंट करा। इसके बाद हम टू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टू को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए 0 है, 1 है, 2 है। आप 2 पर चले जाइए और यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, पॉइंट लगा दिया तो 2 रिप्रेजेंट हो गया। इसके बाद आप 10 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब 10 को रिप्रेजेंट कैसे करें? यहाँ पर तो 10 तक तो लिखा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इनका गैप कम कर सकते हैं। जैसे आपने एक नंबर लाइन खींची, उसके बाद आपको पहले 0 लिखना है। ठीक है, अगर आप 5 का गैप देना चाहते हैं तो 5, फिर आएगा आपका 10, सब में बराबर गैप होना चाहिए, फिर आएगा 15, फिर आएगा 20, इस तरीके से आगे आपके आते रहेंगे। ठीक है, ऐसे फिर आप माइनस में लिखेंगे -5, ठीक है, -10, -15। तो ये मैंने आपको बताया 5 का गैप किस तरीके का। अब 10 का गैप है तो 10 का गैप कैसे? 10 का गैप दे दीजिए। जैसे यहाँ 0 है, यहाँ पर आप 10 लिख दीजिए। यहाँ पर फिर 10 बढ़ाओगे 20 हो जाएगा, फिर 10 बढ़ाओगे 30 हो जाएगा, फिर 10 बढ़ाओगे 40, फिर 10 50, फिर 10 बढ़ाओगे तो 60। ऐसे माइनस की तरफ हो जाएगा, -10, -20, -30, ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो आप 10 को रिप्रेजेंट करना, 10 का गैप लिया, कोई जरूरी नहीं आप 10 का गैप लो, आप 5 का गैप लेके यहाँ दिखा दो 10। ठीक है, यहाँ आ गया 10, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा दो या फिर एक लाइन खींच दो, तो ये हो गया आपका 10 रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अगर 10 का गैप लेना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गए, हो गया आपका 10 रिप्रेजेंट। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। अब मैं माइनस के बारे में बताता हूँ। जैसे आप पॉजिटिव की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ आप पॉइंट लगाते थे, आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पॉइंट लगा दो। जैसे कि अभी मैं लेता हूँ, इससे पहले क्लियर करता हूँ। यहाँ पर मैं -3 के लिए बताता हूँ। तो आप -3 यहाँ कहाँ पर है? इस नंबर लाइन पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप दर्शा दोगे। ठीक है,
हो गया। -4 को दर्शाना है अब, तो यहाँ पर -4 भी दर्श जाएगा। अब मान लीजिए -10, तो आप -10 का गैप लेके करोगे और -10 कुछ यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा कुछ, तो यहाँ पर आप दर्शा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना काफी आसान था। अब देखते हैं रेशनल नंबर्स को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। रेशनल नंबर्स में आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन वाला एक पार्ट आ जाता है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला। ठीक है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनको आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, जैसे कि 1/8 और 2/3 हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया। तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन वाले समझते हैं। जो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू है आपकी 0 और 1 के आगे कभी नहीं जाएगी। ठीक है, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। ठीक है, जैसे कि 1/8 को आप डिवाइड करोगे तो वो कभी भी 0 और 1 से के बीच में ही लाई करेगी, उसके अलावा कहीं भी लाई नहीं करेगी। ठीक है, अब इसमें आप किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम 1/8 के लिए देखते हैं। ठीक है, 1/8 के लिए जैसा कि मैंने कहा वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो सबसे पहले आपको ये डिनोमिनेटर देखना है, जो कि है आपका 8। 0 और 1 के बीच में आप 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर दिया 8 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। इसके बाद आप ऊपर वाला न्यूमरेटर देखोगे, ऊपर है 1, तो आप यहाँ पर 1 जो पहला आपने पार्ट बांटा था इसको ही 1/8 यहाँ पर पॉइंट कर दोगे, तो ये हो गया आपका 1/8। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे। इसके बाद हम देखते हैं 2/3 को। 2/3 को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। 2/3 भी आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन की कभी भी वैल्यू 0 और 1 के आगे नहीं जाएगी, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, 2/3 है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप देखोगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से क्या होगा, आपका 3 इक्वल पार्ट्स में आपको बांटना है। कहाँ बांटना है, 0 और 1 के बीच में। तो ये कहाँ होगा, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसका कौन सा पार्ट चाहिए आपको, दूसरा पार्ट। न्यूमरेटर देखेंगे आप तो इसका दूसरा पार्ट आपको चाहिए, तो दूसरा कहाँ पे है, 1 2, ये वाला आपका दूसरा पार्ट है, ये वाला। तो आपका क्या नंबर क्या हो गया, 2/3 यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप प्रॉपर फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करोगे। इसके बाद देखते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि ये है, ये लिखा है हमारे पास 2 1/2। इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 2 प्लस ये वाला 2 जो आप देख रहे हैं, ये वाला 2, इसमें आप प्लस कर देते हैं जो भी आपके इसके बाद लिखा होता है। ठीक है, 1/2 इसको आप ऐड कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2.5। इसकी वैल्यू 2.5 आएगी। अब ये किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि ये लिखा गया होगा, अगर आप 5 को 2 से डिवाइड कर दें, 5 को आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 और 1 आपके पास रिमाइंडर बचा। तो फिर इसको कैसे लिखते हैं, सबसे आगे आप इसको लिखेंगे 2 को। ठीक है, ये 2 लिख गया, प्लस 1 यहाँ पर रिमाइंडर है, कितने में से बचा है, 2 में से, तो यहाँ पर 2। तो इस तरीके से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को लिखते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है 2 प्लस 1/2। ये 1/2 क्या है, ये 1/2 है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये क्या है, 2 इंटीजर। तो सबसे पहले आप 2 पर जाएंगे, यानी ये इंटीजर वाले पार्ट पे जाएंगे, यहाँ चले गए 2 पर, चले गए। इसके बाद आप देखेंगे कि जो 2 में प्लस हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा, 2 में प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, कितना, 1/2। अब 2 और 3 के बीच में आप यहाँ पर डिनोमिनेटर देखिए 2 है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में बांट लीजिए। ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, तो 2 इक्वल्स पार्ट में बांटना है तो आपको बीच में मिड में खींच देना है एक, तो यहाँ पर एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट हो गए। ठीक है, अब इसमें कौन सा पार्ट चाहिए आपको, ये पहला वाला, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, हो जाएगा आपका
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आपका डिफाइन हो गया। क्या हो गया? 5/2, जो कि आपका 2 सही 1/2। ठीक है। इसके बाद 5/2/5 को आप रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे? ठीक है, इस वाले को देख लेते हैं अब एक बार। इसको करने के लिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप 5 लिखेंगे। 5 में क्या ऐड हो रहा है? 2/5। ठीक है, तो 5 आपने रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ से 0 से लेंगे, यहाँ पर आपका 5 रिप्रेजेंट हो गया, ये रहा। इसके बाद आपको क्या करना है? 2/5। 2/5 मतलब डिनोमिनेटर देखेंगे, यहाँ के 5 पार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब इनमें से आपको कौन सा पार्ट चाहिए वो आपको न्यूमरेटर से पता चल जाएगा, सेकंड वाला पार्ट। तो ये 1 2, तो आपका ये वाला हो गया 5 + 2/5। तो इस तरीके से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब माइनस के लिए बता देता हूं मैं एक। अगर आपके पास माइनस में 1/2 है तो क्या करेंगे? माइनस की तरफ कर देंगे। माइनस की तरफ कैसे? यहाँ 0 से और -1 के बीच में आप 8 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पार्ट हो गए। ऊपर वाला न्यूमरेटर देखेंगे, सेम प्रोसेस रहने वाली है जैसे कि आपकी पॉजिटिव के लिए थी। ऊपर क्या 1, तो पहला पार्ट, यहाँ पे आप पहले पार्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/8। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैं पहला वाला इसे माइनस में ले लेता हूँ, तो क्या होगा? ये आपका -2 -1/2। ठीक है, तो आप इस माइनस को इग्नोर कर दोगे, यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लोगे और यहाँ पर सेम आपका पॉजिटिव वाला बन जाएगा। सिर्फ आपको डायरेक्शन उल्टी कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, आप कुछ यहाँ पर लगा रहे थे, ठीक है, अब आप यहाँ पर लगाओगे क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले आप 2 पर जाओगे, 2 पर गए, फिर यहाँ पे क्या 1/2। तो आप इससे अगले वाले के 2 पार्ट्स करोगे, 2 पार्ट्स हो गए। कौन सा वाला पार्ट चाहिए? न्यूमरेटर से देख लोगे आप, पहला वाला पार्ट। तो ये आपका हो गया। इस तरीके से आप नेगेटिव को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, आप इरेशनल नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इरेशनल नंबर्स आपके सभी रूट वाले, क्यूब रूट वाले सभी नंबर्स आपके इरेशनल होते हैं, बस उनके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना चाहिए। जैसे कि मैं स्क्वायर रूट का एग्जांपल देता हूँ, √4। ठीक है, √4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। तो अगर आप अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो वो 4 होता है। और हमारी क्या शर्त थी कि आप स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से परफेक्ट क्यूब भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि √8, √8 2 का क्यूब होता है, तो इसलिए आप उसे भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप उसको ओपन करोगे तो आपके पास एक इंटीजर आता है, और इंटीजर आपका सिर्फ और सिर्फ रेशनल ही होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि आप किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करोगे। सबसे पहले मैं √2 के बारे में बात करता हूँ। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है तो आपके लिए बेस्ट है, अगर नहीं पता तो एक बार देख लीजिए। अगर पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है तो ये आपका हाइपोटेनस होगा। ठीक है, और ये यहाँ परपेंडिकुलर जो है वो हमें हमेशा 90 डिग्री के एंगल को कहा जाता है। ठीक है, किसी लाइन पर 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन खींचते हैं उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये P है, ये पर बेस है B और ये H है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है जो हमारा हाइपोटेनस है, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो वो बराबर होगा बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपकी थी पाइथागोरस थ्योरम। अब देखते हैं कि आप √2 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पर। सबसे पहले इसका पहला स्टेप है कि आपको सबसे पहले रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पर। जैसे कि आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है तो इससे पहले आपको √1 को रिप्रेजेंट करना होगा। √1 क्या होता है? 1।
तो इसलिए हम 1 पे 1 को रिप्रेजेंट कर देंगे, ये रहा 1 आपका। आप यहाँ से यहाँ तक एक दूरी ले लेंगे और एक यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। इसकी जो हाइट है वो 1 यूनिट होगी, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पर ये हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर खींच दिया और ये हमारा 1 यूनिट का बेस हो गया। इसके बाद यहाँ से अगर हम यहाँ तक एक लाइन खींचें तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो ये आपको कुछ कुछ राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हमें पता 1, इसकी वैल्यू भी हमें पता 1, ठीक है। अब हमें ये हाइपोटेनस निकालना है। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था कि अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दें तो वो क्या होता है, हमारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? 1 का स्क्वायर, बेस क्या है? 1 का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस हमें अभी पता नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 1 और 1 को ऐड करोगे तो आप क्या हो जाएगा 2, और ये हमारे पास h स्क्वायर है। अब जब स्क्वायर को आप इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस, यानी कि ये दोनों में वैल्यू दे देगा, या तो आपकी वैल्यू +√2 होगी या फिर -√2। अब -√2 हम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि कभी भी जो हमारी लेंथ है या डिस्टेंस है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमें क्वेश्चन में ही +√2 के बारे में पूछा गया, अगर -√2 के बारे में पूछता तो यहाँ पर माइनस लिखा होता, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √2 आ गई। तो हमें पता चल गया यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो √2 है। अब आप प्रकार लोगे और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को प्रकार से नाप कर एक आर्क खींच दोगे कुछ इस तरीके से, तो आपका √2 जहाँ पर भी आपका ये आर्क नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वो आपकी वैल्यू होगी √2। तो आपका ये √2 यहाँ पर नंबर लाइन पर अंकित कर दिया गया और रिप्रेजेंट कर दिया गया, ठीक है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, √5 ले लेते हैं इस बार, ठीक है। √5 के लिए करके देखते हैं। तो मैंने आपको बताया जब भी आप इनके लिए काम करोगे तो सबसे पहले आपको एक माइनस करके, यानी कि 5 - 1, इसको आपको सबसे पहले अंकित कर लेना है, यानी कि √4 को। √4 की वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है। √4 की वैल्यू हो गई 2, तो 2 को हम यहाँ पर अंकित कर लेते हैं, ये रहा 2। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 2, बेस तो हमारा बन गया 2 का। फिर मैंने बताया कि 1 यूनिट की आपको परपेंडिकुलर लेनी है, यहाँ हमने ले ली 1 यूनिट की परपेंडिकुलर। फिर इन दोनों को आपको 0 से मिला देना है, कुछ इस तरीके से मिला दिया। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हमारा हाइपोटेनस है उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो बराबर होगा आपके बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर बेस क्या है आपके पास, 2 का स्क्वायर कर दो, और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 1, तो ये आ गया आपके पास 4 + 1 जो कि होता 5, ठीक है, 5 होता। अब यहाँ पर h स्क्वायर चल रहा था, देखिए h स्क्वायर, अब खाली h क्या होगा, h हो जाएगा आपका √5, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होएगा। अब जो आपसे पूछा होगा नेगेटिव की तरफ पूछा होगा तो आप इसको सेम नेगेटिव की तरफ बना देंगे, ठीक है। अब ये हमारा √5 बन गया। अब आपको यहाँ से प्रकार लेना है और यहाँ तक आपको ये प्रकार में दूरी भर लेनी है। उसके बाद आपको आर्क खींच देनी कुछ इस तरीके से, जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेगा वो आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी √5 की, या फिर आपका पॉइंट करेगा √5 को। तो आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे इरेशनल नंबर्स को। एक बार और स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो भी आपको वैल्यू दी हो रूट के अंदर, जैसे कि √6 दिया हो, तो पहले आप √5 को रिप्रेजेंट करोगे जैसे कि हमने करा, ठीक है। √5 यहाँ पर अंकित हो गया। अब अभी मैं √6 बता देता हूँ आपको। √6 कैसे करोगे,
अभी हमने √5 निकाला, √5 यहाँ पर आ गया, √5 यहाँ पर आ गया। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी हो गई √5, ठीक है, और ये हो गई आपके पास 1। √5 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, तो 6। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपके पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर 6, और हाइपोटेनस आ जाएगा आपका √6। आपको कुछ भी करके ना हाइपोटेनस आपकी वैल्यू के बराबर लाना पड़ता है, ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट है, और मैंने तरीका बता दिया है। फिर अगर हाइपोटेनस आ गया आपका √6, मतलब कि आपके उतनी दूरी आ चुकी है, बस उसको प्रकार से लेकर आपको आर्क खींच देनी है, और आपका जो इरेशनल नंबर है वो अंकित हो जाएगा आपके नंबर लाइन पर, ठीक है। तो मैंने बताया आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर्स को आप किस तरीके से नंबर लाइन पर अंकित करोगे। इसके बाद बात करते हैं कि आप किस तरीके से रेशनल नंबर्स को निकालोगे किन्हीं दो नंबर्स के बीच में। ये देखिए मैं आपको बता दूं, 1 और 2 के बीच में अगर आपसे कोई पूछे कि कितने रेशनल नंबर्स हैं, तो हम गिन नहीं सकते, इतने रेशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके मेथड्स क्या हैं, क्या किस तरीके से आप उन रेशनल नंबर्स को निकालोगे। सपोज मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए 1 और 10 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं, तो आप कुछ भी लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये आपके सारे रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रेशनल नंबर्स हमारे सभी इंटीजर्स होते हैं, सभी इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, चाहे वो 0 हो, तो ये हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इनको फाइंड आउट कैसे करें। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक और 2 के बीच में, आपको दे दिया एक नंबर 1 और एक नंबर दे दिया 2, इसके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहला मेथड्स आपको इसी के लिए लगाना है, ठीक है। ये आप पहला मेथड्स 5 वैल्यू निकालने तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि 5 के बाद ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपके आंसर गलत होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन आपको बहुत करनी पड़ेगी। तो पहला मेथड देख लेते हैं। पहला मेथड इंटीजर के लिए ही है, ये इंटीजर पे ही अप्लाई करें तो ही बेस्ट है, ठीक है। 3 रेशनल नंबर्स निकालने हमें, तो आप क्या करेंगे, इसे a मान लो, इसे b मान लो। जैसा कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया है a + b/2, तो ये आपको पहला नंबर दे देगा। तो पहला रेशनल नंबर क्या हो गया हमारे पास, 1 प्लस b क्या है हमारे पास 2, इसको हाफ कर दो, तो क्या हो गया हमारे पास 1 + 2 यानी कि 3/2। तो ये हो गया आपका पहला रेशनल नंबर। दूसरा रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आ गया अब एक 3/2। अब इस a की जगह अब इस a को मान लो और इन दोनों में कंपेयर कर दो, 3/2 + 2 और इन दोनों के अपॉन में 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 3/2 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 7/2 और 7/2 अपॉन में 2 क्या हो गया, 2/2 मतलब होता है 7/4, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमारे पास सेकंड नंबर आ गया 7/4। अब आप क्या कर सकते हैं, कोई से भी 2 नंबर ले लीजिए, पर डिफरेंट होने चाहिए पहले से। जैसे कि आप ये नहीं करोगे कि बार बार आप 1 और 2 को ले लो, क्योंकि वो एक ही आंसर देता रहेगा, कोई फायदा नहीं रहेगा। कोई भी एक नंबर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहली इटरेशन में क्या करा, 1 और 2 को लिया, दूसरी में 3/2 और 2 को लिया, तीसरी में अब मैं क्या करता हूँ 1 और 7/4 को ले लेता हूँ। तो तीसरे में क्या करता हूँ मैं 1 और 1 ले लिया और 7/4 ले लिया, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं, तो क्या आ जाएगा ये 7/4 + 1 क्या हो गया 11/8, 11/8 आ गया। तो ये आपका तीसरा रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो मैंने ये आपको इसीलिए मना करा कि ये अगर आपसे 5 पूछे तो ठीक है, क्योंकि 5 आसानी से निकल जाएंगे। तो 5 के बाद आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये वाला मेथड। तो आप अगर आपसे सिर्फ 5 से नीचे पूछे, मतलब कि 4 पूछे, 5 पूछे, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं।
क्योंकि 5 तक ये काफ़ी काम का मेथड है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड आपको कब और कैसे अप्लाई करना है ये देखते हैं। सेकंड मेथड आपको जब फ्रैक्शंस दिए हों, खासकर जब आपको बेस उनका सेम दिया हो, मतलब कि डिनोमिनेटर आपको सेम दिया हो, जैसे कि 2/5 और 6/5 के बीच में आपको रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 3 निकालने हैं। 3 कैसे निकालेंगे आप? सिंपल है, 3/5 कर दो, 4/5 कर दो और 6/5 5/5 कर दो। 5/5 क्या हो गया? 1। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, पर ऐसा देगा नहीं, तो आप सेकंड मेथड सीख लीजिए कैसा होता है। अगर आपको 2/5 दे दिया और 3/5 दे दिया, इनके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? 3 निकालने हैं तो आप इसको n को ले लीजिए 3, जितने भी आपको निकालने हैं वो हो गए 3 में आप एक ऐड कर दीजिए 4 हो गए। 3 में एक ऐड करने के बाद हो गए 4। अब 4 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 की नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 की यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 की यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या बना आपके पास? 4 दूनी 8, 8/20। और ये क्या बन गया? 12/20। 12/20। ठीक है, अब आपको कितने रेशनल नंबर निकालने थे? 3 निकालने थे। 8 और 12 के बीच में क्या आपको सिर्फ गिनती गिननी है। 8, ये हो गया आपका 9/20। बट्टे में वही लगाना है, ठीक है, 10/20 और 11/20। तो ये आपके आ गए तीनों रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उससे 1 प्लस कर आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है और देन आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको 10 भी रेशनल नंबर निकालने हैं तो आप 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए और आपके सारे इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि अगर जो इनका डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, जैसे कि इसका है 2/5 और इसका है 3/2। ठीक है, ये है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम बना देंगे दोनों का। कैसे बनाएंगे? यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो आप 5 की यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाले 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, और इस वाले 5 की जो इस वाले के डिनोमिनेटर में इस वाले 5 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 और यहाँ 5। तो आपके पास न्यू वैल्यूज क्या आ गई? 4/10 और यहाँ पर क्या आ गई? 15/10। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए बहुत गैप है 15 और 4 के बीच में, यानी कि 11 आप निकाल सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, अगर फिर भी ऐसे ना निकले तो मैंने आपको मेथड 2 बताया था, आप इस वाली वैल्यूज में वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर आपको 20 निकालनी है तो 20 तो पॉसिबल नहीं है इसमें, तो आप 20 से दोनों तरफ 21 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 21 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका सारे जो रेशनल नंबर्स हैं वो निकल जाएंगे। आप इनके बीच में जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, सिर्फ आपको काउंटिंग लिखनी है, आपको बेस सेम रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर्स को इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मेथड 3 की। मेथड 3 कुछ नहीं है, बस मेथड 2 को थोड़ा आसान करने के लिए बनाया गया, एक्सटेंड करा गया, बाकी सेम टू सेम प्रोसेस है यही। जैसे कि इसमें क्या है, हम एक ऐड कर देते हैं। जैसे कि अब अगर आपको 3 निकालने हैं तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कितने से कर रहे थे? 4 से। 3 में 1 ऐड कर देते थे ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ऊपर नीचे। अगर आपको 3 निकालने, अगर आपको 10 निकालने थे तो 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे।
ठीक है, तो इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए कि कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम ना लगे, इसके लिए हमने मेथड 3 को यूज़ करा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए मैंने एक वैल्यू ली -5/11 और एक ली 6/11। इन दोनों के बीच में मुझे 100 रेशनल नंबर्स निकालने, 100 निकालने। तो 100 निकालने तो मुझे मेथड 2 के हिसाब से 101 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। पर मैं 101 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि 5 को पहले मल्टीप्लाई करो 101 से, फिर 11 को मल्टीप्लाई करो 101 से, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसी को इजी बनाने के लिए हम मेथड 3 का यूज करते हैं। कैसे? अब देखिए मैं उसमें क्या कर रहा था, वन एक्स्ट्रा लेके चल लेते ना मेथड 2 में। अगर हमको 100 निकालना है तो 101 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो हम इसको इजी बनाने के लिए नीचे वाले डिनोमिनेटर को ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, पर 101 से एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी कि जो आपसे पूछा उससे एक्स्ट्रा होना चाहिए। जैसे कि इसके केस में अगर मैं 110 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, 110 से नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में, तो क्या है, ये जो 11 है ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ पर सिर्फ बचेगा 10, यहाँ पर भी सिर्फ बचेगा 10। ठीक है, तो अब आपके पास नई वैल्यू क्या आ गई, -5 -50/100 110, और यहाँ पर आ गई 6/110 60/100। ठीक है, अब आप 0 से 0 काटोगे तो फिर वो वही आ जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा, तो काटना नहीं है 0 से 0। इसके बाद आपकी सभी रेशनल नंबर्स निकल जाएंगे। यहाँ पर देखिए माइनस का 50/110 है, तो आपकी क्या वैल्यू हो गई, आप पहले लिखोगे -49/110, आपका एक ये हो गया, फिर -48/110, फिर आपका ऐसे करते करते आप पॉजिटिव में भी पहुंच जाओगे। यहाँ पर आ जाएगा 48/10 पॉजिटिव वाले, और यहाँ पर आ जाएगा 49/10। कुछ इस तरीके से आपके 100 के 100 रेशनल नंबर्स निकल जाएंगे। जितने पूछे आप उतने बता दीजिए, आप एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हैं, पर उनको आप वहां पर दिखाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये थे 3 मेथड। आप किस तरीके से रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करोगे किन्हीं दो नंबर्स के बीच में। तो मेथड 1 कब यूज करना है, जब आपके जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर फॉर्म में हो। ठीक है, मेथड 2 कब यूज करना है, जब आपकी जो वैल्यूज हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, और ज्यादातर जब यूज करना है जब आपका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों वैल्यूज में सेम हो। इसके बाद मेथड 3 आपका यूज करते हैं जब आपको बहुत ज्यादा रेशनल नंबर्स निकालने होते हैं, जैसे 100 200। ठीक है, तो आप मेथड 3 यूज करते हैं। इसके बाद शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 0 को आप p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं, यहाँ पर आपका है p by q, q आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं p की जगह पर 0 लिख दूं और q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी लिख दो, मैंने 2 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही तो होगी। ठीक है, तो 0 को आप p by q की फॉर्म में लिख पा रहे हो, हाँ जी लिख पा रहे हैं। इसके बाद वो पूछता है कि क्या 0 रेशनल नंबर है। अरे भाई, जब p अगर किसी नंबर को आप p by q की फॉर्म में लिख पा रहे हो तो वो रेशनल नंबर ही तो होता, तो Q0 को हम रेशनल नंबर ही कहते हैं, क्योंकि वो p by q की फॉर्म में इजीली लिख जाता है। इससे पहले अगर मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, जो 0 होता है वो रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हमारे जितने भी इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, 0 इज ए रेशनल नंबर, और आप इसको p by q की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिखाया है, एक और दिखा देता हूँ। अगर आप p by q की फॉर्म में लिखना चाहते हो 0 को, तो p हमने 0 ले लिया, q हमने 1 ले लिया, तो क्या आएगा,
जीरो ही तो आएगा, ठीक है। और जीरो हमारा इंटीजर होता है, इसलिए भी हमारा रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4, 3 और 4 क्या है हमारे इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स के लिए मैंने आपको कौन सा मेथड बताया, मैंने आपको बताया फर्स्ट मेथड इंटीजर्स के लिए। और जहां तक आपके 5 या 6 नंबर्स पूछे गए हो तब, तो उसमें क्या करते हैं आप, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं पहला निकालता हूँ, 3 + 4 को ऐड करोगे और यहाँ से 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका पहला नंबर आ गया, क्या आ गया यहाँ पर 7/2। पहला नंबर आ गया 7/2, ठीक है। इसके बाद आप 7/2 और 4 के बीच में निकालोगे दूसरा नंबर, तो 7/2 + 4 ÷ 2, तो क्या आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा आपका 15/4। 15/4 आ गया। नेक्स्ट 15/4, इसके बाद आप इन दोनों में देख लीजिए, इन दोनों में देख लेते हैं, तीसरा रैशनल नंबर निकालते हैं। इन दोनों में निकालने पे आ जाएगा आपका 7/2 को आप प्लस कर दो 3 से, और यहाँ पर अपॉन में 2, यानी कि इसको कहते हैं मिड वैल्यू, ठीक है। आपको किन्हीं भी दो की मिड वैल्यू निकालते जाना है तो वो आपका रैशनल नंबर आता जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया 2, 3, 6, और ये आ गया आपका 13/4, ठीक है, 13/4। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दिख रहा है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ चुका है, सेम आ चुका है। तो आप इन दोनों के बीच की वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया 14/4। अब यहाँ पर देखिए सेम आ गया, डिनोमिनेटर अब सेम चल रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की आप मेथड 2 से भी निकाल सकते हैं। मेथड 2 क्या कहता है हमारा, कितने निकालने, अभी हमारे कितने 4 निकल गए, 2 और निकालने। तो 13/4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको नीचे से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 14/4 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 4 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा ये आपका 26/8, और ये क्या आ जाएगा 28/8। अभी मैंने क्या कहा था सेकंड मेथड में कि एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई करके देखा तो सिर्फ हमारा 1 निकल रहा था, अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 निकले। ये मतलब कि अगर आप एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करोगे तो एक कम हमारा रेशनल नंबर निकलेगा। जैसे कि अगर आपको 5 निकालने तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 39/12, और यहाँ पर आ जाएगा 42/12। अब यहाँ से नंबर देख लीजिए, 39 के बाद क्या आता 40, एक तो ये हो गया 40/12, फिर 41, 2 ही तो चाहिए थे आपको, और /12। तो ये कितने नंबर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के 6 आपके रेशनल नंबर आ चुके हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, जो बच्चे एनसीईआरटी के आंसर्स देखते हैं पीछे से, इस वाले चैप्टर में आपके आंसर्स कभी मैच करेंगे कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक लड़का या हर एक स्टूडेंट किसी नए मेथड से निकाल रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए आपके आंसर्स जो हैं डिफरेंट आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3, 5 एंड 4। 3, 5 एंड 4, यानी कि 3, 4 और 5 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर निकालने। 6 कितने 5, ठीक है। तो आप 3 से 5 में निकाल लीजिए पहले 3 रैशनल नंबर, और फिर 5 से 4 में निकाल लीजिए 3 रैशनल नंबर, तो इस तरीके से निकल जाएंगे। चलिए मैं बताता हूँ आपको। आप पहले 3 और 5 में निकालिए, 3 + 5/2
ये क्या हो गया 8/2, 8/2 हो गया। ये 4 तो पहले से दिया हुआ है, तो आप ये नहीं ले सकते। ठीक है, अब 3 और 4 में निकाल लीजिए आप। 3 और 4 में अगर आप ऐड करके डिवाइड करते हैं तो 7/2 आ जाएगा पहला नंबर। ठीक है, अब 3 और 5 में तो आप लगा नहीं सकते, अब 5 और 4 में लगा लीजिए, 9/2 आ जाएगा आपका। 9/2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, किन्हीं दो नंबर के बीच में अनगिनत, यानी कि आप गिन भी नहीं सकते इतने रैशनल नंबर आ जाते हैं। अब यहाँ पर कितने बन गए, यहाँ पर देखिए सेम बन गया कंडीशन हमारी मेथड 2 की, कि आप जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाए। तो अब हमने कितने निकाल लिए, 2 रैशनल नंबर निकाल लिए। अब 3 निकालने, हमें और निकालने 3। तो अगर इसी मेथड, पहली मेथड से ही करते रहेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस मेथड से अब सेकंड मेथड पे हम स्विच कर देते हैं। 2 हमारे निकल चुके हैं, 3 और निकालने, 3 और निकालने तो ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 यानी कि 8। ऐसे इधर 9/2 में, 9/2 में क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या नई वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 28/8, 28/8, और यहाँ पर आ जाएगी 9 चौक 36/8। अब सिर्फ आपको क्या करना है, काउंटिंग्स आगे बढ़ानी है। 28 है, लो भाई 29 आ गई, लो भाई 30 आ गई, 7 चौक 28, ठीक है, 30 आ गई, 31 आ गई, 32 आ गई। ठीक है, जितने आपको चाहिए उतने निकल जाएंगे। आपको अभी 3 चाहिए थे क्योंकि हम दो निकाल चुके थे, 3 और निकाल लेते हैं। 29/8, 30/8, 31/8। ठीक है, क्योंकि आप अगर इसे भी देखें, अगर आप काटेंगे ना तो ये 7/2 ही आएगा, तो इनके बीच की ही वैल्यू आएंगी आपके पास। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, स्विच भी कर सकते हैं अपने मेथड को, जब आपके पास दूसरे मेथड का वो आ जाए। जैसे कि मैंने करा, यहाँ पर 3, 4, 5 दिया था, तो हमने 2 निकाले, दो निकाले, उनके दोनों के वो सेम आ गए डिनोमिनेटर, फिर हमने सेकंड मेथड इसी पे अप्लाई कर दिया, तो हमारा जो आंसर है वो इजीली निकल गया। वरना बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती, ठीक है, जिसमें आप उलझ जाते और आपका आंसर होने की संभावना, आंसर गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1, काफ़ी छोटी है। ठीक है, इसमें आपका स्टेटमेंट बेस है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आप इसे जरूर कर दोगे, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया हुआ है कि कौन सा क्या होता है। ठीक है, देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? आप जरा सोच के थोड़ा जवाब दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, जैसा कि हमने बात करी थी, सभी इंटीजर्स जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और सभी नेचुरल नंबर्स को कंटेन करते हुए चलते हैं। तो क्या ये आंसर क्या हो गया? ट्रू, क्योंकि सभी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स में ही आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। नेक्स्ट है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? नहीं। माइनस वाले जो हैं, माइनस नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला उसी वीडियो की, तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या एवरी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, पर वो होल नंबर्स नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो रेशनल नंबर्स हैं वो सभी के सभी होल नंबर्स नहीं है। ठीक है, सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।
नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे, जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर आपका एक्सरसाइज 1.2 करवाएंगे। जब आपकी सभी एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी 1.5, 1.6 जितनी भी हैं, उसके बाद हम लाएंगे MCQs इस पर, क्योंकि इस बार आपके एग्जाम MCQs बेस्ड होने वाले हैं, तो उसके बाद आपके MCQs आ जाएंगे। अगर आप इन वीडियोस को सही से देखेंगे तो आप MCQs को फटाफट कर देंगे बिना टाइम गवाए। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।